मोर्चा जो संगठन द्वारा विगत वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, उनकी क्या क्या उत्पत्ति नहीं है, ये सारी चीज़ें के लिए मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सत्येंद्र यादव से कि वो आए और इन सभी बातों पर अपना विश्लेषण शर्मा जी का सबसे पहले आप सभी साथियों का धन्यवाद कि इतने व्यस्ततम समय में से आप लोग समय निकाल कर पधारे और इतनी देर से आपने सभी के विचार सुने। साथियों, अवसर है सुभाष युवा मोर्चा संगठन का स्थापना दिवस समारोह। अब तक ये चीज़ कई बार आ चुकी है कि 2 जून 1989 को इस संस्था की शुरुआत एक छोटे से रूप में हुई और पिछले 37 वर्षों में निरंतर नए नए प्रयोग करते हुए, नए नए कोशिश करते हुए और हर प्रकार की सफलता और असफलता हम लोगों को प्राप्त हुई। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं परमपिता परमात्मा का और अपने साथियों का धन्यवाद दूंगा कि तमाम समस्याएं आई, बाधाएं आई, लेकिन हमने कभी निरंतरता को नहीं छोड़ा। अभी पंडित जी वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे। हमारे शास्त्रों में ये बात आई है कि अगर सूर्य और चंद्रमा ये ग्रह अपना कार्य करना बंद कर दें तो उससे बहुत बड़ी हानि होगी, लेकिन उससे भी बड़ी हानि जब होती है जब मनुष्य अपना स्वाध्याय समाप्त कर देता है और निरंतरता किसी काम की समाप्त हो जाती है। कोई विचारधारा, कोई संगठन ना वो इस बात से चलता है कि उसने कितने चुनाव जीते, कितने उसने कार्य किए, ना इस बात से समाप्त होता है कितने दिन बाद रुक गए। उसका पता असलियत में इसी बात से चलता है कि उसमें कितने समय तक निरंतरता बनी रही, नई नई चीज़ों को समझने की, जानने की, अनुभव करने की, उन पर प्रयोग करने की क्षमता उस संगठन के लोगों में कितने लोगों के द्वारा की गई। जब मैं इस कसौटी पर अपने इस काम को देखता हूँ, अपने साथियों के इस प्रयास को देखता हूँ, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि तमाम प्रकार के अनुभव हुए, लेकिन फिर भी हमने निरंतरता को नहीं छोड़ा और इसी का परिणाम है कि हमने एक लंबी सीरीज में लंबे कार्यक्रमों को अंजाम दिया और आज भी उसी ऊर्जा के साथ हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में खड़े हुए हैं और नई नई चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, 2 जून 1989 की आप कल्पना कीजिए। मैं 10 मिनट में सारी बात अपनी खत्म करूंगा। 2 जून 1989 की आप कल्पना कीजिए। उस समय मेरी आयु करीब 15.5 वर्ष थी और मनोज शर्मा जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, ये और हम बिल्कुल लगभग समान आयु के ही हैं। सुनील नेताजी हैं, वो हमसे 2-3 साल बड़े हैं। तो कुल मिलाकर जब हम लोगों ने इसको शुरुआत की थी तो हम जितने भी लोग थे 15 से और 20 वर्ष की आयु के ही हम तमाम लोग थे और एक बहुत छोटे रूप में क्रिकेट टीम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। 2 जून 1989 को हमने नेहरू युवा केंद्र में अपना पहला क्रिकेट मैच खेला था और सामने वाली जो टीम है उसका नाम था रोहतक रोड जिमखाना। वहां से ये कारवां शुरू हुआ, निरंतर आपके सामने अब तक ये निरंतर प्रयास है। अब मैं छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रखूंगा कि कितने प्रयोग हुए। 2 जून 1989 को इसकी हमने शुरुआत की। उसके बाद 1991 में हमने पहला क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जिसका नाम था शहीद भगत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट। 1991 में पहला हुआ 20 जनवरी से और तब से लेकर अब तक 32 शहीद भगत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट हो चुके हैं हर साल। केवल कोरोना के बाद पिछले 2-3 साल से वो डिस्टर्ब है, जो नहीं हो पाया है। अब उसको दोबारा शुरू करना है, मतलब वही वाली बात आई कि निरंतरता को रोकनी है, उसको दोबारा शुरू करना है। उसके बाद हमने हर साल शहीदों के जन्मदिन और उनकी शहादत दिवस और महापुरुषों के जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि मनानी शुरू की। इसी क्रम में सबसे पहला कार्यक्रम हम हर साल करते थे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन का, 27 फरवरी को शहीद भगत सिंह जी की शहादत का, 23 मार्च को शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत का, 10 मई को 1857 के क्रांतिकारियों का, 21 जून को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का और 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आजाद का, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 27 सितंबर से हमारा शहीद भगत सिंह टूर्नामेंट होता था। इस प्रकार इनके अलावा भी जितने भी लोग हमारी जानकारी में थे सबके शहीदी दिवस और पुण्यतिथि के कार्यक्रम हम लोगों ने मनाने शुरू किए।
फिर उसी अनुभव और प्रयोग के आधार पर ये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कोई पुरस्कार नहीं है। हमने एक पुरस्कार शुरू किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश रत्न पुरस्कार, और सबसे पहले हमने ये 18 अगस्त सन 2000 को फिल्म अभिनेता मनोज कुमार जी को उनकी देशभक्ति की फिल्मों के लिए ये पुरस्कार दिया, जिसमें 50,000 रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र और एक सम्मान प्रतीक हमने उन्हें दिया। और उस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा थे। मनोज कुमार जी बंबई से खुद यहाँ तक चलकर आए थे, उनके बेटे भी आए थे कुणाल गोस्वामी। उसके अगले साल हमने वो पुरस्कार शहीद भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह और INA के कैप्टन SS यादव को संयुक्त रूप से दिया। और 2013 में हमने वो जो पाकिस्तान में सरबजीत सिंह बंद था उनकी बहन दलवीर कौर को दिया, उसमें मुख्य अतिथि राज बब्बर जी थे। सन 2000 से ही हमारा एक समाचार पत्र चल रहा है हिंद क्रांति के नाम से, जिसमें शहीदों, क्रांतिकारियों और समाज में जो वर्तमान विषयों पर जो चिंतन होता है उससे लेकर व्यूज, मतलब वो न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें खबर छपती है, व्यूज छपते हैं, विचार छपते हैं। एक हमारा प्रकाशन है भारत क्रांति प्रकाशन, जिसमें तमाम लोगों जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया उनकी पतली पतली जीवनी बनाकर हम गाड़ियों के माध्यम से जगह जगह स्टॉल लगाते हैं। और दिल्ली पुस्तक मेले में भी हमने 10 बार निरंतर जो है स्टॉल लगाया है। 2 साल से या 4 साल से वो भी बाधित हो रहा है, अगले साल वो भी स्टॉल लगाने का हमारा कार्यक्रम जारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्रों की प्रदर्शनी हमारे पास है, वो पूरे देश में 2 ही संस्थाओं के पास है, या तो हमारे पास या फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था है राजनीतिक पार्टी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उनके पास। उसको भी चित्र प्रदर्शनी को भी हम स्कूलों और कॉलेजों में लगाने का काम हम करते हैं। इसके अलावा इस देश में कभी भी, वैसे तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, लेकिन जब भी प्राकृतिक आपदा आई हमने वहां के लोगों को मदद करने का काम किया। सबसे पहले उड़ीसा में जब तूफान आया था हमने वहां के लोगों को सहयोग राशि उस जमाने में 7100 रुपये सन 99 में भेजे। 2001 में 26 जनवरी में जब गुजरात में भूकंप आया 7100 रुपये हमने उसके बाद भेजे। 2004 में सुनामी आई थी जब साउथ में 26 दिसंबर को, तब हमने 9100 रुपये भेजे। उसके बाद बिहार में एक तूफान आया 15,000 रुपये हमने वहां भेजे। 2013 में उत्तराखंड में जो धार्मिक स्थल पर एक बर्बादी हुई थी 25,000 रुपये हमने वहां भेजे। और 2018 में केरल के अंदर एक बाढ़ आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, 85,000 रुपये जनता से कलेक्ट कर हमने वहां भेजे। इसके अलावा सुभाष युवा मोर्चा संगठन के अब तक 12 जगह राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। 2007 में पहला गाजियाबाद में हुआ, 2008 में एटा में हुआ, 2009 में फिर गाजियाबाद में हुआ, 2010 में सोनीपत में हुआ, 2011 में बल्लभगढ़ में हुआ और 2012 में फिर वो रोहतक में हुआ, 2013 में मोदी नगर में हुआ। वो कार्यक्रम भी हमारा निरंतर हर साल जारी है। फिर 2018 में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज में विचार के माध्यम से परिवर्तन आता है, लेकिन बड़े परिवर्तन जो आते हैं वो राजनीति के माध्यम से आते हैं। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने 23 मार्च सन 2018 को शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीदी दिवस पर सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी को सर्वसम्मति से बनाया गया। और 1.5 साल पहले अशोक जी हमें छोड़ के चले गए। उसके बावजूद भी वो पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। तब से हमने मेयर का, विधानसभा का, लोकसभा का सारे चुनाव हमने लड़े हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर हमारे कैंडिडेट थे और 2024 में जो भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें भी हमारे 24 सीटों पर कैंडिडेट थे। लेकिन फिर भी हमें जो हमारी अपेक्षा थी उतना सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हमारा विचार और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। क्योंकि अब मान लीजिए आज ये कार्यक्रम हमने रखा, बहुत लोगों को व्हाट्सअप किए और फेसबुक पर मैसेज डाले, फोन भी हुए, उसके बावजूद ये 60-65 लोगों की संख्या जुटी है। लेकिन चुनाव में जब हम 10-15 दिन काम करते हैं तो चुनाव में हम लाखों लोगों से संवाद करते हैं। तो वोट के रूप में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जो हमारा विचार है वो लाखों लोगों तक पहुंचा, ये सफलता हमें अवश्य ही। हमने एक चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक संगठन भी बना रखा है जो छात्रों का संगठन है, और 2 ड्राइंग कंपटीशन भी हम बच्चों के करवा चुके हैं।
अब अगले महीने हमारा जुलाई में एक डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से, क्योंकि भारत में मेधा की बात चलती है, तो सबसे शिक्षित व्यक्ति थे जिनके पास 32 डिग्रियां थी, कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, 50,000 किताबों का उनके ऊपर अपना पुस्तकालय था। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी संविधान, धर्म, राजनीति, इतिहास, भाषा, तमाम चीजों पर पकड़ थी। तो उन्हीं के नाम से हम अगले महीने एक बच्चों की काउंसलिंग का प्रोग्राम भी करेंगे। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब मेरे ख्याल में 35-40 साल से ऊपर के हैं। शिक्षा में हमारे सामने एक अनुभव आता है, अब तो थोड़ा फिर भी व्यवस्था हो गई। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये होता था कि 10वीं पास करी, यही नहीं पता था कि आगे करना क्या। किसी दोस्त ने कह दिया भी चलो ये ले लेते हैं तो वो ले लिया, किसी दोस्त ने कहा ये ले लो, वो ले लिया। इसी में हमने 10वीं भी पास कर ली, 12वीं भी पास कर ली, BA भी पास कर लिया, कई बार MA भी कर ली, LLB भी कर ली, BEd भी कर ली। तो सबसे बड़ी जो समस्या है छात्र के साथ ये है कि वो ये नहीं जानता, उसके लिए काउंसलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगले महीने जुलाई में हम एक काउंसलिंग का प्रोग्राम रखेंगे और हर साल जुलाई के महीने में या अप्रैल के महीने में उसको जारी रखेंगे, ताकि बच्चों को मदद दी जा सके कि वो कौन सा कैरियर ऑप्ट कर सके। हमारे भारतीय समाज के पिछड़ने का एक कारण ये भी है कि यहाँ ज्यादातर बच्चे या तो वो विषय ले लेते हैं जो उनके दोस्त बताते हैं, या ज्यादातर माँ बाप बच्चों पर चीज को थोपने का काम करते हैं। कई जगह तो मैंने ऐसा देखा कि मान लीजिए मैं किसी चीज को करने में अपने जीवन में सक्षम नहीं रहा, तो मैं अपने बेटे या बेटी से अपेक्षा करूंगा कि वो उस काम को करे, जबकि मेरी क्षमता अलग है और मेरे बच्चों की क्षमता अलग हो सकती है। किसी का इंटरेस्ट साइंस में है, किसी का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में है, किसी का कॉमर्स में है, कोई सेना में चाहता है जाना, और हर आदमी की क्षमता अलग है, योग्यता अलग है। तो मेरा ये मानना है काउंसलिंग का एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें बच्चा अपना कैरियर खुद जो है उसको ग्रहण करे और उसको सलाह देने वाले लोग होने चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर का नाम सब जानते हैं। शैक्षिक रूप से वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे, मेरे ख्याल में 12th भी शायद वो पास उन्होंने की हो, 10th किया है। अगर उनके पिताजी ये चाहते कि तू इंजीनियर बन जा तो सचिन तेंदुलकर क्या आ सकते थे? नहीं आ सकते। ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनके पिताजी या माताजी या पड़ोसी उन पर कोई चीज थोपते या अपने दोस्त की किसी बात को मानते तो क्या वो सफल हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। तो वो काउंसलिंग का प्रोग्राम भी हमें शुरू करना है। हमारा जो हिंद क्रांति अखबार है उसकी भी 6000 कॉपियां निकलती हैं, और जितने भी इस संगठन के, अभी आज संख्या थोड़ी यहाँ कम दिख रही है, इस संगठन के गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, शाहजहांपुर, लखनऊ और देश के बहुत बड़े में इस संगठन के लोग हैं जो अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से, किसी की क्षमता ज्यादा है, किसी की क्षमता कम है, अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो मेरा हमारा यही मानना है कि निरंतरता को हमने जारी रखना है, और हमारे पास केवल 2 ही चीज हैं, चिंतन करना और बेहतर से बेहतर प्रयास करना है। जो सफलता आएगी उस सफलता को हम स्वीकार करेंगे और चिंतन करके फिर आगे बढ़ेंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में यही बात जो कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उन्होंने ये बात कही है कि कर्म करने का हमें अधिकार है, फल की चिंता करने का हमें अधिकार नहीं है। आप खुद कल्पना कीजिए, मान लीजिए मैं 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहा हूँ और परीक्षा देते समय मैं अपना फोकस पढ़ाई में तो लगाऊं ना, और बस यही सोचता रहूं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, तो क्या मैं फर्स्ट आ जाऊंगा? मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। फर्स्ट आने का केवल एक ही तरीका है कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूं और जो रिजल्ट आ जाए उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। इसी को भगवान कृष्ण ने ये कहा कि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। और हर नए अनुभव से कोई ना कोई नई चीज आती है। मान लीजिए पंखा ही बना, ये बिजली बनी है, एडिसन का नाम सभी लोग हम जानते हैं। बिजली का बल्ब बनाने के लिए उसके 10,000 प्रयोग फेल हुए, लेकिन उस आदमी की दीवानगी कम नहीं हुई, और यही कारण है कि ये बिजली मिली और जिसकी वजह से दुनिया के अंदर सारी तरक्की हुई है। तो हमें अपने प्रयासों को जारी करना है और इनको नई नई स्थिति तक ले जाना है और निरंतर अपने काम को बढ़ाना है। आप सभी लोग आए क्योंकि ये काम ऐसा है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये समूह का काम है, समाज का काम है, सबके सहयोग का काम है। तो हमारी सबसे यही अपेक्षा है कि जो लोग जहां भी हों वो अपने अपने स्तर से सहयोग करने का काम करें। एक दो बात मैं और कहूंगा, जो हमारा देश है भारत,
दुनिया में इतना विविधता का कोई भी देश नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म में आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं जिस विचारधारा का मैं समर्थक हूं वो विचारधारा इस देश के 1000वें हिस्से का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। इतना विविध देश है। चाहे आप हिंदू धर्म को ही ले लीजिए, हिंदू धर्म में ऐसे भी लोग जो राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई हनुमान को नहीं मानता है, और कोई किसी को नहीं मानता, उसके बावजूद भी वो हिंदू है। इसी तरीके से मुसलमान की भी अगर बात करें तो ये बताया जाता है कि 72 फिरके इस्लाम में है। 1400 साल पुराना बहुत नई विचारधारा है हिंदू धर्म के मुकाबले, और वो 72 के 72 फिरके किसी न किसी रूप में भारत के अंदर मौजूद है। आप तमिलनाडु के मुसलमान को देखेंगे, वो केरल के मुसलमान से बिल्कुल अलग मिलेगा, और केरल का मुसलमान कश्मीर के मुसलमान से अलग मिलेगा। यही हिंदुओं की स्थिति है। और इसी को आप देखिए, मैं तो गाजियाबाद में देखता हूँ, ये गाजियाबाद में भी अब हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पूर्वांचल के काफी लोग हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए छठ का महोत्सव बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ छठ नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड ये देश है। मैं कितनी आज तक अपने जीवन में कितने अंतिम संस्कारों में गया, कितने लोगों के मैंने अंतिम संस्कार ऐसे देखे कि पहले बाल मुंडवाते हैं, जब जो है दाग लगाते हैं। एक हमारे मित्र थे हैं प्रभाकर, उनके पिताजी खत्म हुए तो उन्होंने पहले सर मुंडवाया, फिर स्नान किया, नई धोती पहनी, नया बनियान पहना, और तब अपने पिता की चिता को उन्होंने दाग लगाया। हम जहां रहने वाले हैं, हमारे यहाँ इस चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कई बार फिल्मों में देखता हूं कि अंतिम संस्कार में जब लोग जाते हैं तो सारे लोग सफेद कपड़े पहन के आते हैं, हमारे यहाँ वो चीज की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि ये भारत जो देश है बहुत विविधतापूर्ण देश है। अगर आप इस देश के अंदर एक रूपता लाने की कोशिश करेंगे कि जो विचारधारा मेरी है उसी को सब मान लें, कोई भी आदमी जो इस काम को कोशिश करेगा वो इस देश को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करेगा। इस देश को एक रखने का एक ही काम है कि भी एक विचार मेरा है और एक विचार आपका है, आप मेरे से असहमत हो सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा लंबी दोस्ती के 2 फार्मूले, पहला तो ये सहमति के बिंदु ढूंढे जाए कि भी मेरी और आपकी इन बातों पर सहमति है, और दूसरा ऐसा असहमति का सम्मान किया जाए। भाई आप इस पर इस तरीके से सोचते हैं, मैं इस पर इस तरीके से सोचता हूँ। तो सगे भाइयों के सोचने का तरीका भी अलग हो सकता है, पति पत्नी के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, 2 भाइयों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो सबकी बात को सुनते हुए मुझे अपनी बात रखनी है। अगर ये माध्यम हम अपना लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके को अपनाने के लिए हम बातें कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर इस देश के लिए कुछ भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सीमा है। अगर आप दल या पार्टी शब्द पर विचार करें तो उसका मतलब होता है एक पार्ट एक हिस्सा। कोई भी पार्टी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कभी भी नहीं कर सकती। इसलिए देश को वही पार्टी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले सकने का, ले चलने का काम करे। मैं एक बात और करूंगा कि हर आदमी अपने अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता है। जो वर्तमान इस देश का जो सबसे बड़ा संगठन है, सब जानते हैं इस देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 27 सितंबर को इस संगठन ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस 100 साल के अंदर इस संगठन का केवल नाम वही है, बाकी इसमें सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। और मैं इसी के आधार पर बताना चाहूंगा आपको कि परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं रोक सकता। इस संसार के अंदर कोई भी, ये मेरी अपनी स्टडी है, करीब 300 संस्थाओं, 300 परिवारों और 300 समूहों को स्टडी करने के बाद मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कोई विचारधारा 100 साल और 500 मील को पार करते करते अपने मूल को आज तक नहीं बचा पाए। जैसे आप संघ को ले लें, संघ की स्थापना की डॉक्टर हेडगेवार ने। उन्होंने संघ को केवल शाखा तक रखा, उन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई। दूसरे सरसंघचालक बने इसके गोलवलकर साहब, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया। पहला परिवर्तन संघ में ये आया। तीसरे सरसंघचालक बने बाला साहब देवरस। डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर ने जो है संघ को केवल हिंदुओं तक सीमित रखा। बाला साहब देवरस के टाइम पे पहली बार संघ के अंदर मुसलमान और ईसाइयों को स्वयंसेवक बनने की छूट मिली। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। जिस समय उन्होंने काम किया उनकी संघ के अंदर बहुत आलोचना। ये तीनों सरसंघचालक ब्राह्मण थे।
चौथे जो सरसंघचालक बने वो बने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, वो राजपूत थे। ये एक नया परिवर्तन। पांचवें जो सरसंघचालक बने सुदर्शन जी, उनके टाइम पर आरएसएस ने पहली बार अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराया। उससे पहले तिरंगे को नहीं मानते थे, कहते थे भगवा हमारा रंग है। ये नया परिवर्तन है। उसके बाद जो सरसंघचालक बने उनके टाइम में आरएसएस के अंदर जो हेडगेवार मुसलमानों को विरोधी मानते थे, आज आरएसएस के अंदर एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना हुआ है। ईसाई राष्ट्रीय मंच बनने की तैयारी चल रही है और निक्कर की जगह पेंट आ गई है। आप समझ लीजिए कितना भारी परिवर्तन आ गया। और अगर हम जीवित रहे, हम देखेंगे इस संस्था के अंदर और भी धीरे परिवर्तन आए। सत्ता सुख का रूप नहीं, सत्ता सुख का नहीं है, अनुभव के बाद भी परिवर्तन आता। सत्ता सुख का रूप की जो वो भी होता ही है, वो सभी को लगता है। जितनी आदमी को सुविधाएं मिलती है, नई नई सुविधाओं की इच्छा होती है। इसी प्रकार आप इस्लाम को देख लीजिए, 100 साल के अंदर उसमें भी परिवर्तन आ गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 623 में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ही उसमें संघर्ष शुरू हुआ उत्तराधिकारी बनने का। उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। तो दो ग्रुप बन गए, एक शिया और सुन्नी। जो उनके दामाद को, अली को और अली के बच्चों को उत्तराधिकारी मानते हैं वो शिया हैं। जो अबू बकर, उमर और उस्मान को मानते हैं वो सुन्नी है। देख लीजिए, 100 साल नहीं, उनकी मृत्यु के बाद ही परिवर्तन आ गया। और 10 अक्टूबर 680 को आमने सामने सेनाएं थी, यजीद की सेना और दिल दुश्मन मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन की सेना। लड़ाई भी हुई। 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस का जन्म हुआ। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान थे। यूरोप का उदय नहीं हुआ था। भारत भी बहुत बड़ी शक्ति था, लेकिन मुसलमान भी बहुत बड़ी शक्ति थी। लेकिन जो उनके लीडर थे, उन्होंने कहा ये प्रेस जो है शैतानी चीज है, और उन्होंने प्रेस का बहिष्कार किया। 200 साल में पूरी दुनिया आगे चली गई। एक विचार मेरे पास है, एक आपके पास है, एक सबके पास है। जब वो छपा तो थॉट प्रोसेस आगे बढ़ा, लोगों की विचारधारा आगे बढ़ी। मुसलमानों को ये लगा कि जिन मौलवियों ने ये बात कही थी कि प्रेस इस्लाम की दुश्मन है, उन्होंने हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया। जिस समय अंग्रेजी भाषा आई तो मुसलमानों ने उसका विरोध किया, लेकिन आज कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो ना चाहता हो मेरे बच्चे अंग्रेजी में पढ़े। परिवर्तन आया नहीं आया। और अब परिवर्तन की बयान इतनी तेज है कि जो तालिबान 2001 में जैसा शासन कर रही थी वो 2026 में वैसा शासन नहीं कर रही है। तो बदलाव इतनी तेजी से आ रहा है। जो लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे वो लोग पीछे रह जाएंगे, जो किसी भी अतीत की बात पर अड़ने का काम करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि प्राचीन और नवीन के बीच जो लोग समीचीन की लाइन खींच सकते हैं वही आगे बढ़े। तो मेरा ये निवेदन है, हम लोग निरंतर चिंतन करते रहें और नई नई गतिविधि, नए नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें और एक दूसरे की बात को सुनने का काम जरूर करें। क्योंकि आज के डेट में जब से व्हाट्सएप आया है ना, व्हाट्सएप ने मतभेद को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम किया है और इसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो झूठ बोलने का काम ना करती हो। और सबके व्हाट्सएप ग्रुप आप देख लीजिए, चाहे बीजेपी का देख लीजिए, चाहे बीएसपी का देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का देख लीजिए। तो हमें उन सब चीजों को भी देखना है और समाज में कोई भी चीज ऐसी नहीं फैलानी है जिससे हमारा मतभेद बढ़े। क्योंकि आदमी को जोड़ना बहुत कठिन है, तोड़ना तो 1 ही मिनट का काम है। तो आप सभी लोग आज के कार्यक्रम में पधारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। अपने पूरे अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके सामने रखूंगा। जुलाई में हमारे पूर्वांचल के साथी जो हैं, अशोक श्रीवास्तव जी उसको चलाते थे। बच्चों का, जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। हाँ, मेधावी छात्रों को